पूरी बीजेपी को हिला देगी ये रिपोर्ट। योगी मोदी के सामने राहुल होंगे खड़े। 2029 में राहुल होंगे पीएम पद के सबसे गंभीर दावेदार। योगी मोदी को भी उखाड़ फेंकेंगे राहुल गांधी। ना ही बड़ी बड़ी बातें करने वाले नरेंद्र मोदी और ना ही हिंदुत्व का डंका बजाने वाले योगी 2029 में पीएम बनेंगे मोहब्बत की दुकान चलाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। अगर आप अंधभक्त हैं तो यह खबर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आप सिर्फ भारतीय हैं तो इस खबर से आप आहत नहीं होंगे और ना ही इस खबर को दिखाने वाले व्यक्ति को गालियां देंगे, क्योंकि आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं उससे बीजेपी और अंधभक्तों को जोर का झटका धीरे से लग सकता है। अगर राहुल गांधी अपने पत्ते सही से और समय पर खोल देते हैं तो वो पीएम पद के दावेदार भी हो सकते हैं। जो कुछ महीनों पहले तक अकल्पनीय था अब वो सच में होने वाला है। एनपीटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये 3 कारण हो सकते हैं जो राहुल गांधी को पीएम पद का सबसे गंभीर दावेदार बना रहे हैं। राहुल गांधी का नया व्यक्तित्व। राहुल गांधी का व्यक्तित्व भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा निखर कर सामने आया था। राहुल गांधी की फिटनेस, उनकी मोहब्बत की दुकान का कॉन्सेप्ट और भारत जोड़ो यात्रा, ये तीनों चीजें सभी को पसंद आई। 2024 के राहुल और 2014 या 2019 के राहुल में अलग अलग व्यक्तित्व में अंतर नजर आया है। सबसे बड़ा बदलाव ये कि अब वो सुसंगत नजर आते हैं। कुछ साल पहले राहुल हाई लेवल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना शुरू करते थे तो उसे समझाने में उलझ जाते थे और उलझा भी देते थे। अब उनके भाषणों की पैच, डिलीवरी और यहाँ तक कि उनका विषय भी सटीक होता है। हो सकता है कि वे हमेशा सही ना हो, लेकिन कम से कम वो जो कहना चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में सक्षम है। अब राहुल गांधी सदन में बैठे मोदी की आंखों में आंख डालकर बात करते हैं। कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। उनमें आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती थी। ये राहुल बिल्कुल निडर है जो कठिन विषयों पर सदन में अपनी राय रखते हैं और लोगों से सवाल भी पूछते हैं। जैसा कि हाल ही में सदन में हिंदू धर्म और बीजेपी को लेकर हमला बोला गया था। राहुल का सोशल मीडिया भी अब बढ़ गया है। उनकी फिट युवा वाली छवि लोगों को पसंद आई और युवा मतदाता उनसे जुड़ गए। राहुल को अब लोग सुनना पसंद करते हैं। अगर हालात अभी भी 2014 यानी मोदी मैजिक वाले होते तो शायद राहुल गांधी के अंदर ये तमाम सुधार किसी काम के नहीं होते। लेकिन अब लोग मोदी मैजिक से बाहर आने लगे हैं। लोगों को तब लगता था कि ये सरकार सड़कें बनाएगी, शिक्षा प्रणाली में सुधार लाएगी, सभी ऐतिहासिक गलतियों को सुधारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, राम मंदिर जरूर बना, लेकिन कुछ सियासी सयानों का कहना है कि वो भी वोट बैंक के लिए बनाया गया। आज भी आप किसी रेलवे स्टेशन पर देख लीजिए, लोग आपको जमीन पर सोते ही मिलेंगे। विकास की बातें कोरी और काल्पनिक कहानियों जैसी हो गई हैं। ऐसे में जहां मोदी जी के लंबे लंबे भाषणों से लोग अब बोर हो रहे हैं, तो वहीं अब लोग सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को सुनना चाहते हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। तीसरा, बीजेपी ने भी की है राहुल की मदद। राहुल गांधी में राजनीति को लेकर जो परिपक्वता आई है उसका श्रेय बीजेपी को भी जाना चाहिए। अक्सर फिल्मों में भी नायक को पहले कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बीजेपी ने राहुल को बार बार अयोग्य, पप्पू और असक्षम साबित करने की कोशिश की, जिसके बाद राहुल ने खुद पर ऐसा काम किया कि अब राहुल के सवालों पर बीजेपी चुप हो जाती है। हालांकि बीजेपी अभी भी राहुल के पीछे पड़ी हुई है। बीजेपी ने सांसद के रूप में राहुल को अयोग्य ठहराया, उनके बंगले से उन्हें निकलवा दिया और हर तरह की कार्रवाई की। लेकिन राहुल गांधी इससे और मजबूत हुए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर राहुल पप्पू हैं और वो अयोग्य हैं, तो पूरी बीजेपी उन्हीं पर क्यों इतनी आक्रामक रहती है। कांग्रेस के खातों को फ्रीज करना और मीडिया से ब्लैकआउट करना, ये सभी बीजेपी में राहुल के डर के सबूत है। हालांकि राहुल के उभरने का मतलब ये कतई नहीं है कि पीएम पद उनका इंतजार कर रहा है। ये बहुत चुनौती भरा रहने वाला होगा। वंशवाद का टैग उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा।
2024 के चुनावों में आखिरकार भारत ने बराबरी का राजनीतिक मुकाबला तैयार कर दिया है। भाजपा एक मजबूत खिलाड़ी है और वो खोई हुई जमीन को वापस जीतने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ेगी। इसके साथ ही अगर राहुल सही तरीके से खेलते हैं तो उनका समय कभी भी आ सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। In my last speech, I spoke about some concepts, religious concepts, Shivji's concept of ahimsa, and I also said how all religions in our country propose the idea of non-violence and can be encapsulated in the phrase "Daro mat, darao mat." Speaker sir, as I said in my speech, there is an atmosphere of fear. Dar ka mahol hai Hindustan mein, and that fear has pervaded every aspect of our country. My friends are smiling, but they are also scared. Sir, you see, the problem is, sir, in the BJP, only one man is allowed to dream to be Prime Minister. If the Defense Minister decides he wants to be Prime Minister, there's a big problem, there is fear. So this fear has been spread throughout the country, and the question I was asking myself was, why is this fear spreading so deeply? Why is it that my friends in the BJP are terrified, the ministers are terrified, the farmers of India are terrified, वर्कर्स, यंगस्टर्स? एक जवाब मैं प्रपोज करता हूं आज। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। द चक्रव्यूह that has captured India has 3 forces behind it. First is the idea of monopoly capital, that 2 people should be allowed to own the entire Indian wealth. So one element of the Chakravhyuh is coming from the concentration of financial power. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, Income Tax Department of this nation, and the third is the political executive. Speaker sir, these 3 together are at the heart of the Chakravhyuh, and they have devastated this country. Speaker sir, my expectation was that this budget would weaken the power of this Chakravhyuh, that this budget would help the farmers of this country, would help the youth of this country, would help the laborers, the small businesses of this country. But what I have seen is that this budget, the sole aim of this budget, iski jo niyat hai, it is to strengthen the framework of big business, monopoly business, the framework of a political monopoly that destroys the democratic structure, and finally the framework of what one can call the deep state or the agencies. And the result of this has been, पहला काम इस चक्रव्यूह ने क्या किया? जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देते थे, उन पर इस चक्रव्यूह ने आक्रमण किया। कैसे किया? नोटबंदी, जीएसटी और टैक्स टेररिज्म। आप लोग आतंकवाद की बात करते हो, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति छोटा बिजनेस चलाता है तो रात को उसको फोन कॉल आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जीएसटी से, और टैक्स टेररिज्म का वो शिकार बनता है। इस टैक्स टेररिज्म को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है।